हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हमारा वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2, ओके, ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है। वन इसके पहले के वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़े थे, सिर्फ वर्क पावर एनर्जी का वर्क डन के बारे में बेसिक पढ़े थे। इस टॉपिक में हम लोग मेजरमेंट ऑफ वर्क डन के बारे में फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना, हमारा यही टॉपिक है। तो इसमें हम लोगों ने आपके नेक्स्ट क्लास में बताया था कि वर्क डन दो तरीका से किया जा सकता है, एक वैरिंग फोर्स से, एक कांस्टेंट फोर्स से। तो हम लोग बाय कांस्टेंट फोर्स वाली बातें करते हैं। पहले किसकी बातें करते हैं? बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय कांस्टेंट फोर्स वाली बातें करते हैं। अगर आप कांस्टेंट फोर्स वाली बातें देखें तो यहां पर आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा तो करना नहीं है, क्योंकि हमें बाय डेफिनेशन ही पता है कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन होता है। बाय डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होते हैं हमारे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटा से पढ़ते आ रहे, ये बाय डेफिनेशन है। वर्क डन का डेफिनेशन ही तो यही बात बोला था, कांस्टेंट फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पर ये बात याद रखना है, व्हेन यहाँ पर बातें याद रखनी है। बाय कांस्टेंट फोर्स है, एक सेकेंड रुकिएगा नहीं तो आप लोग गड़बड़ा दोगे। अगर कांस्टेंट फोर्स लिख रहे हैं तो कांस्टेंट फोर्स में पहला जो टॉपिक था, व्हेन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का दोनों बच्चा इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। किसमें हो? अगर सेम डायरेक्शन में रहता है तब के लिए ये बातें थी, तब के लिए ये बातें हैं कि हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फोर्स, इसके बारे में कोई डिटेल एनालिसिस नहीं करना, इसके बारे में क्या डिटेल करेंगे, इसको कुछ ज्यादा है ना। लेकिन बी नंबर केस, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन नॉट सेम डायरेक्शन, मतलब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लाइंड है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, इंक्लाइंड, ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लाइंड मतलब एंगल बना रहा है। कैसे एंगल बना रहा होगा आप देखो, तो हम लोग कहां पर ले लें, यहां पर ले लेते हैं, ओके। ये मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, क्या है हमारा अर्थ सरफेस, टक 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 जल्दी जल्दी कर ले। ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हैशिंग लाइन अर्थ सरफेस को बता रहा है। ये हमारा बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ले गए ऑब्जेक्ट, और यहां पर भी कोई वही ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके लाए। कौन सा फोर्स डिस्प्लेस करके लाए हैं, कौन सा फोर्स डिस्प्लेस करके लाया है, देखेंगे। मान लो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बीच का सेंटर है, बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। डी डिस्प्लेस किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, डी ये डिस्प्लेस किया बाय अप्लाइंग अ फोर्स दिस एफ, और एफ और इसके बीच में एंगल स्मॉल सा ले लेते हैं, थीटा एंगल, है ना, ये एफ फोर्स के वजह से। अब अगर देखो, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ना, बॉडी इसी के डायरेक्शन में मूव, सॉरी बॉडी बोला, हाँ बॉडी फोर्स के अप्लाइड डायरेक्शन मूव करना चाहिए। मतलब इधर लगा रहे तो इस बॉडी को इधर उठ के चल जाना चाहिए था। इधर जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा, बोलो बॉडी तो इधर जा रहा, हम इधर टान रहे, हम इधर टान रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, तो क्यों सर काहे ऐसा हो रहा है? तो यहाँ पर नोट करने वाली बातें जो है वो नोट कीजिएगा कि बॉडी का जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का कोई एक पार्ट ही एक डायरेक्शन में ले जा रहा है इसे, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो वो कौन सा पार्ट है, ध्यान से देखो। तो फोर्स का जो पार्ट है यहाँ कंपोनेंट करना पड़ेगा, फोर्स का क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो पहली बात है बी का वन पार्ट है, हम बोल रहे हैं बी का वन पार्ट,
अगर आप सोच के देखो, व्हेन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज टेकन, व्हेन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज टेकन, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज टेकन, किसी फोर्स का कंपोनेंट को हम लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज टेकन, किसी फोर्स का कंपोनेंट को अगर हम लेते हैं तब क्या होगा। तब के लिए आप ध्यान में रखोगे ये बातें, क्या ध्यान में रखनी है, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज टेकन, फोर्स का कंपोनेंट, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, वेक्टर में हम पढ़ाए हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में। जिन बच्चों को नहीं पता वो वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स टॉपिक को ध्यान में रखो, तो शायद आपको क्लियर हो जाएगी बातें। इनका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ये जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू होगा एफ कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो होगा एफ साइन थीटा। अरे बचवा वाला गाड़ी नहीं होता था, बचवा एक तो बैठ करके टानते थे रस्सी से, वही तो है, पर गड़िया तो इधर जा रहा है, गड़िया किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर थोड़ी ना उड़ जाता है, कोई बच्चा रस्सी पकड़ के टानता है, तो वही बात है। तो कौन सा कंपोनेंट आपको डिस्प्लेस कराने के लिए मजबूर है ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक, वो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। तो देयरफॉर अगर हम डिफिनेशन देखना चाहें तो डिफिनेशन में हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन, अगर हम लिखना भी चाहें वर्क डन, तो कौन सा कंपोनेंट ले जा रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, या डिस्टेंस लिखो, कुछ भी एक लिख सकते हो। फोर्स का कौन सा पार्ट इसे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एफ कॉस थीटा, और इनटू डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, डिस्टेंस डी हो गया। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मतलब हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू, बच्चे लोग, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ, कारण क्या है, क्योंकि हम लोग जाएंगे क्या बात जानते थे, ए वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। प्रीवियस क्लास में बताए थे, उसी का यूज हम यहाँ पर किए। तो पहला केसेस हमने क्या किया कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लिया, बट मान लो अगर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना पड़े तो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, तो तब भी आंसर वही आने वाला है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क जो चीज में आने वाला है वो चीज है आपके कॉन्सेप्ट में, आप किसी में नहीं, व्हेन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज टेकन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज टेकन, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकन, अगर हम ले टेकन करें तब कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला। बच्चा बार बार ये बात बोला जा रहा है, कॉन्सेप्ट सॉरी फॉर्मूला तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट सिर्फ बदलेंगे। और आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है अच्छी तरीके से तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, है ना, इस पर नहीं फॉर्मूला कहाँ से आया है, इस बात को उम्मीद करते हैं हम लोग, तब जाके हम लोग कर पाएंगे। नहीं तो फिगर कहाँ पे बनाए, फिगर यहाँ पे बनाए, देखें बन सकेगा, देखते हैं, हाँ बन ही जाएगा, देखोगे। ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में यहां एक ऑब्जेक्ट हम रखे और यहां एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहां से उठा के वहां तक ले गए, ले जाओ, इसे मैच कर दो, इसे मैच कर दो। ऑब्जेक्ट पहले यहां था ए पॉइंट के पास, उठ करके कहां गया, इंक्लाइंड प्लेन पता है ना, तख्ता रख करके गाड़ी उड़ी चढ़ाया जाता ना, ऐसे करके रख दिया जाता, किसी एक ऊंचा जगह पे एक नीचा जगह पे, और यहाँ पर चढ़ा जाता टक 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 करके आराम से, सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, घर का सीढ़ी, हाँ ये थीटा है। तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ, इसे इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर बनाएंगे, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या फिर इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन, ये बोला गया। और एक बॉडी को हम लोग कहां से कहां तक डिस्प्लेस किए थे बताओ, अगर आप देखो तो हम लोग ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक डिस्प्लेस किए।
ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक डिस्प्लेस किए, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ये डिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लो ये अर्थ सरफेस में फिक्स्ड है, ये अर्थ सरफेस में क्या है बच्चा, फिक्स्ड है, इंक्लाइंड प्लेन अर्थ सरफेस में फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने के बाद अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर है, तो इन दोनों का बीच में भी एंगल कितना होगा, अगर आप देखो यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आप सोच के देखना कि हम ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक तो ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, बट फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ये साइड में लग रहा है, बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि कारण है कि डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट ही तो शिफ्ट किया है फोर्स के डायरेक्शन में। वो कंपोनेंट कितना है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो कंपोनेंट निकालने आना चाहिए बच्चे लोग। अगर आप लोग कंपोनेंट निकालने नहीं आता है तो बी केयरफुल हो जाएंगे। तो यहां से यहां तक एक ट्रायंगल बना लो। अगर आप ट्रायंगल बनाओगे, एक सेकेंड, अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है हमारा यहां से यहां तक, ये पूरा डी है, हाइपोटेन्यूस, तो ये डी का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये डी साइन थीटा। ओके, और हमारा फोर्स भी किधर लग रहा था, देखो हम ब्लू मार्कर से दे रहे, फोर्स भी यही डायरेक्शन लग रहा था, इसे हम एम दे देते हैं। तो व्हेन द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में यहां हुआ, पर फोर्स के कारण से कहां से कहां तक हुआ, फोर्स के कारण से बस यहां से यहां तक। ठीक है, फोर्स के कारण से बस यहां से यहां तक हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखेंगे इन कंपोनेंट का, क्योंकि इस सब कंपोनेंट से हमारा आगे जाके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे तब, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स हमारा एफ है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब की पहले देखो एफ का कंपोनेंट है, अब की क्या है कॉस, लेकिन यहाँ मीनिंग में डिफरेंसेस है, मीनिंग समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो एफ डी कॉस थीटा, तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम लोग ये बात बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट हो रहा है, नोट होने वाली बात है कि हमारा जो फोर्स वेक्टर है ना, वो कैसा वेक्टर है सर जी, जो हमारा फोर्स वेक्टर है, सॉरी वर्क डन है, वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन इज स्केलर, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट है भी, क्वांटिटी। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान रखोगे क्वांटिटी। अब हमने अगले वीडियोस में आपको बोला था ये डॉट प्रोडक्ट ध्यान से रखोगे दिमाग में, तो आपने ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। लेकिन अभी देखो वर्क डन निकालेंगे व्हेन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तब। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वर्क डन ऊपर लिखते हैं, इसे ओमिट करते हैं। चलिए यहां पर कार्टेशियन फॉर्म देखो, कांस्टेंट फोर्स के कारण से हम लोगों ने निकाल लिया, पहले निकाले थे कि सेम डायरेक्शन में लग रहा है ये और ये। ठीक है, अब इसका भी दो केसेस था, जो दोनों केसेस के बारे में हमने बात कर ली। तो अब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वर्क डन कैसा होगा देखोगे जल्दी बच्चे लोग। कार्टेशियन सेम डायरेक्शन, ये कट करो, अभी पिक्चर का काम आएगा इसलिए रहने देते हैं। तो यहां हेडिंग क्या आ जाएगा हमारा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वर्क डन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है, कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा 11-12 का बातें स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सुनोगे ध्यान से, 11-12 की बातें अब स्टार्ट हो रही हैं हमारी। लेट कर लीजिए कि आपके पास f एक वेक्टर है जिसका x एक्सिस कंपोनेंट f1 i कैप है, f2 j कैप है और f3 k कैप। ठीक है, एंड d एक वेक्टर है जिसका एक कंपोनेंट d1 i कैप है, d2 j कैप है और d3 k कैप। क्लियर, अगर इतना क्लियर है
तो therefore वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमने बताया है फोर्स वेक्टर इंटू डी वेक्टर। फोर्स वेक्टर कितना हो गया, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, इतना है ना बच्चा? बिल्कुल है। डॉट प्रोडक्ट विथ D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप प्लस D3 के कैप। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो क्या आ जाएगा, therefore डायरेक्ट करते हैं, टाइम लॉस होता है वैसे। F1 D1 से मल्टीप्लाई करके F1 D1 आ जाएगा, F2 D2 से मल्टीप्लाई करके F2 D2 आ जाएगा, F3 D3 से मल्टीप्लाई करके F3 D3 चला आएगा। क्लियर है ना? यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या रहेगा, देखोगे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन किस लेगा, फाइंड द वर्क डन, या हाँ चलो करो, फाइंड द वर्क डन by the force F vector is equals to I cap plus J cap plus K cap and force vector by the force acted on a body which get displaced देखोगे, which get displaced, क्या किया, डिस्प्लेस कर गया from point P1 1, 2, 3 to P2 4, -6, 5 डिस्प्लेस करिए। अच्छा प्रॉब्लम है, टफ भी है, थोड़ा समझना भी होगा, ठीक है ना? तो चलो, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे करेंगे ध्यान में रखिए, ठीक है? ध्यान में रखने वाली क्या बातें हैं इसमें, इस प्रॉब्लम में देखोगे, ध्यान में रखने वाली बातें कि हमें क्या दिया गया, सिंस बाय द क्वेश्चन। अगर आप सॉल्यूशन देखो तो सॉल्यूशन में आप ये बात लिख सकते हो बच्चे लोग, सॉल्यूशन, ठीक है? सिंस फोर्स वेक्टर कितना दिया हुआ, क्या चीज कितना दिया हुआ, फोर्स वेक्टर। अगर फोर्स वेक्टर देखें तो वो आपको मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये फोर्स वेक्टर मिलेगा। अब देखो P1 पॉइंट है, इसका मतलब है कुछ, P1 पॉइंट कितना है 1, 2, 3, अब P2 पॉइंट कितना है 4, -6, 5। देखो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो दिया ही नहीं। वेयर देखो कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू OP2 फाइनल वेक्टर पोजिशनल वेक्टर माइनस OP1। समझ में जा रहा है क्या हुआ, नहीं ना? चले आइए, आप पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लें। मान लो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑरिजिन जेड एक्सिस कहीं पर होगा, हम लोग एक्स वाई जेड यहाँ पर ले लो, कहीं पर ले लो 3D स्पेस। अब उसको लेकर के लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि मेरा बोर्ड 3D तो है नहीं कि हम आपको 3D दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, मान लो ये देखो ना, फर्स्ट टू पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1 छोटा होगा 2 बड़ा होगा, मान लेते हैं यहाँ पर। आइए किस क्वाड्रेंट में होगा, अगर ठीक से देखो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के लगभग में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मान लीजिए यहाँ पर है कहीं, ठीक है? ये हमारा P1 पॉइंट है, कैसा पॉइंट है P1 1, 2, 3। आइए हमारा कौन सा पॉइंट है, P2 पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4, -6, 5, 4, -6, 5। इसको मैच कीजिए तो
ये मैच हुआ है ना। जेड वेक्टर को थोड़ा सा टिल्टिंग कर ले, थोड़ा सा टिल्ट कर ले, नहीं तो लग रहा है एक ही लाइन में। ये जेड, इसी वेक्टर को बोलते हैं OP1 वेक्टर, O से P1, और इस वेक्टर को क्या हम लोग बोलते हैं O2P वेक्टर, OP2 वेक्टर। हम कहां से कहां गए हैं, P1 से P2 पॉइंट पर गए ना, तो P1 से P2 ये वेक्टर डायरेक्शनल हो गया। तो P1 से P2 वेक्टर जाने के लिए जो डिस्टेंस होता है, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसे हम लोग लिखते हैं OP21 माइनस OP वेक्टर। तो आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू, बड़ा कंजेस्टेड हो गया, इज इक्वल टू OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। OP2 वेक्टर कैसे लिखा जाता है ये बात देखिए। OP2 वेक्टर लिखने का तरीका है, 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 4 है ना, तो 4i माइनस 6j प्लस 5k। ओके बच्चा लोग, और माइनस 1 इंटू आई प्लस 2j प्लस 3k। अब इसे ओपन करो, आई के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 4 माइनस आई 3i माइनस 6j माइनस 2k, सॉरी 2j, तो 8j और प्लस 5k माइनस 3k, ये 2k। ये रहा हमारा डी वेक्टर। तो देखो वर्क डन निकल के आ गया कि नहीं आया। फोर्स वेक्टर ध्यान दीजिएगा, ये बातें को ध्यान देना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर 3i कैप माइनस 8j कैप प्लस सॉरी माइनस 2k कैप। हो गया। अगर ये हो जाता है तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करो, वर्क डन इज इक्वल टू आई इंटू 3 हो जाएगा। 12 बोले थे, पीछे का वीडियो जाके देखोगे। प्लस माइनस माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 2, तो वर्क डन कितना आ रहा हमारा, ध्यान दीजिए। तो 3 माइनस 8 माइनस 2 अगर आप देखोगे तो 3 माइनस 10, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है माइनस 2। अब हमारा तो वर्क डन माइनस 2 आ रहा है, कारण तो माइनस ये सिंबलाइज कर रहा है, सिर्फ सिंबलाइज यही है कि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन नहीं है। माइनस इंडिकेट दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, माइनस इंडिकेट दैट, माइनस का और कुछ रोल नहीं है, इंडिकेट दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। यही क्वेश्चन नीट में कर देगा, 2 वेक्टर दे देगा, ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा। वर्क डन बाय द फोर्स अगेंस्ट द फोर्स कैन नॉट बी से नन ऑफ दिस, कुछ कहा नहीं जा सकता है, और नन ऑफ दिस। तो इंडिकेट दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, तो फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा, और कोई बातें नहीं। ठीक है बच्चे लोग, तो आज का लेक्चर हमारा किन बातों पे था, आज का लेक्चर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट फोकस था कि मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय द कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स। जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वर्क डन कितना निकलेगा। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने 2 बातें देखा, जब वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन हो तब देखें, और जब वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो सर, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट बोल रहे, सॉरी, जब वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से इंक्लाइन हो, एक दूसरे से क्या हो, इंक्लाइन हो तब। और उसके बारे में एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाए, छोटा नहीं है लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर सीबीएसई पर्पस से। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें सीबीएसई पर्पस से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं हमारे। ठीक है, तो आप अभी इस वीडियो पे फोकस करें, अगला वीडियो हमारे पास आएंगे, हम लोगों के लिए आएंगे, वो रहेगा क्या बच्चा, वर्क डन बाय द वायरिंग फोर्सेस। ये तो कांस्टेंट फोर्सेस के बारे में हो गया, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय द वायरिंग फोर्सेस। वहां पर हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या करेंगे। ठीक है, तब तक सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे।